हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको थोड़ा पेपर बताऊंगा। पेपर के बारे में यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था अभी 2020 के अंदर, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। और आधा हिस्सा आधे से थोड़ा कम अभी कराऊंगा, बाकी मैं बाद में कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। तो बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, फिर भी आज थोड़ी बोलने की इच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा बढ़ाएं ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन अगर आप देख के आगे बढ़ जाएंगे और इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो मुझे हौसला नहीं मिलेगा और मैं वीडियो बनाने की बजाय अपनी ही तैयारी में वापस लग जाऊंगा। नेट जेआरएफ से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें मैं डाल रहा हूं और आगे भी डालता जाऊंगा। पुराने जितने भी पेपर, जितने भी पीसीएस ने करवाए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, एमपी की बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, राजस्थान आरपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस और एसएससी बैंक वगैरह में को बहुत अच्छे क्वेश्चन जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड उनको टॉपिक वाइज करके मैं यहाँ टेस्ट डालता हूँ। आप कंटिन्यू देखते जाएं और कमेंट करते जाएं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछता हूँ वीडियो में, तो आप आगे बढ़ के चल जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ क्या क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी आपके ऊपर है। चलो अपन शुरू करते हैं। मैं आंसर की बता देता हूँ। इनकी रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है नेट, इस बार के नेट का। पहला क्वेश्चन है जिसमें कालक्रम से रिलेटेड आपको चीज़ें बतानी थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब का है? तो ये 1923 का है। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ही दूसरा नाम है जो 1878 के अंदर आया था। इंडियन प्रेस एक्ट जो है इमरजेंसी पावर वाला 1931 का है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11 जो है 1867 का है। तो इसको टाइम पीरियड के हिसाब से आप जमाएंगे तो DBAC बैठेगा। DBAC यानी कि 2 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक उर्दू की बुक है ये तहज़ीबुल अखलाक, ये किसकी है? तो सैयद अहमद ख़ान की है, बिल्कुल, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। और इसी सेम नाम से 1981 के अंदर सैयद हामिद ने, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी निकाली है। सैयद हामिद ने सेम नाम से निकाली है। 3 नंबर का क्वेश्चन है बाबर का ध्यान इस ओर किसने आकर्षित किया था कि सिकंदर लोदी के काल में लोगों ने फ़ारसी भी सीखी और बहुत बड़ी संख्या में बड़े ऊंचे पदों पर भी गए? तो शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोई साहब थे। अगला क्वेश्चन है कि आपको बस सीधा सीधा ये बताना है कि कौन सा चित्रकार है और उसकी विशेषता बतानी थी, चित्रशैली कैसी है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहले ये नाम हर किसी को पता होता है हिस्ट्री का, सीधा सीधा, और इनके अंदर जो बिल्कुल भोलापन और परिष्करण वाली जो मोहक तरीका है ये बिल्कुल इनका था। और जो अवनिंद्र टैगोर जो है, इनकी विशेषता ये थी कि वस्तुओं और घटनाओं को काल्पनिक रूप देते थे, फैंटेसी, जादू के रूप में। छोटे बच्चों के जो धारावाहिक टाइप आते हैं उस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनकी थी। और नंदलाल बोस जो है, इन्होंने विश्व परंपराओं के विविध पक्षों को सीखा और उसके बाद चित्रकारी में उसका मिश्रण किया। और व्यक्तिगत रूप से और ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो चीज़ें हैं वो इन्होंने जेमिनी रॉय ने दी थी। 4 नंबर इसका ऑप्शन सही है। अगला है 1904 के अंदर जो सेना थी, पैदल सेना, भारत की जो पैदल सेना थी, उसमें 3/4 सिपाही कहाँ से थे? तो 3 नंबर पंजाब, नेपाल और पश्चिम बंगाल जो प्रांत है वहाँ से ये लोग सबसे ज़्यादा थे। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था और ज़कात भी ख़त्म कर दिया था और एक पैमाइश भी लागू करी जो मुग़ल काल तक चलती रही। तो सिकंदर लोदी थे, गज सिकंदरी इन्होंने चलाया था। बुरुंजी क्या है? तो असम के अंदर जो वंशावली रिकॉर्ड है उसको बुरुंजी के रूप में जाना जाता है। तिब्बत और बर्मा के अंदर ये वर्ड खूब चलता है। अब आपको यहाँ से सही बताना है। तो इल्तुतमिश का जो बेटा है शहजादा नासिर उद्दीन महमूद, इसकी याद के अंदर दिल्ली में एक नासिरिया नाम का मदरसा बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और उसके अंदर जो है जब रजिया सुल्तान थी उन्होंने मिनास उस सिराज जो है उनको प्राचार्य नियुक्त किया था, बिल्कुल किया था। और इसके बाद में जो फ़िरोज़ शाह तुगलक, उन्होंने कोई मदरसा नहीं बनाया था।
ठीक है। और अभिजात वर्ग की जो बेटे बेटियां उनके लिए पुरुषों के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए महिलाएं शिक्षक रखे जाते थे, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत है और बाकी 3 जो है सही है, यानी कि 2 नंबर का उत्तर इसका सही हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं आगे। मुगल काल में परवंचाओं के बारे में आपको बताना है। परवंचाओ होता क्या है? परवंचाओ एक्चुअल में क्या होता था कि जो मुगल काल के जो अधिकारी और मंत्री होते थे उनके द्वारा एक आज्ञा पत्र होता था, जो पहले राजा से पूछ कर लिखा जाता था। तो आज राजा की पूर्व आज्ञा से लिखा जाता था और ये एक आज्ञा पत्र था किनका? मुगल अधिकारियों और मंत्रियों का। और इस पर मोहर की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल। तो ए, बी और सी तीनों ही सही है। अब डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ देखें कि जो बेगम और शहजादे उनकी सैलरी के लिए परवंचाओं की ज़रूरत नहीं थी। तो नहीं, ज़रूरत तो सबके लिए थी। तो ए, बी और सी यानी कि 3 नंबर उत्तर सही है इसका। कालक्रम के अनुसार जमाना है। कालक्रम के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आजकल एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखें इसके लिए आप। पहला है ग्यास शाह जो है 1469 से 1500 तक ये रहे थे, ईस्वी है ये। फिर 1500 से 1510 तक जो है ये नासिर शाह रहे थे। मोहम्मद शाह गोरी जो ये लास्ट राजा थे मालवा के, और सांगा से इनकी लड़ाई हुई थी। महमूद खिलजी जो है ये 1436 से 69 तक ये रहे थे। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा CDBA। 3 नंबर उत्तर सही है इसका। चलते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। तो इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में संथाल जो है कॉर्नवालिस ने एक स्थायी बंदोबस्त शुरू करा था 1793 के अंदर। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू करा था। उसके अंदर क्या होता था कि जितने भी जमींदार थे वही भूमि के स्वामी हो गए थे। तो जमींदार और महाजन का अधिकार हो गया, तो आम आदमी के हाथ से जो ज़मीनें वो निकल गई। अब तो आम आदमी जो है यहाँ से ज़मीनें छोड़ के और जंगलों में चले गए। पास में ही राजमहल पड़ता था, तो राजमहल की पहाड़ियों में ये लोग गए, तो वहाँ से पेड़ पौधे वगैरह काटे और वहाँ कृषि करने लगे, रहने लगे। तो वो जो नया क्षेत्र बनाया इन्होंने रहने के लिए, उसको दमनी को कहा गया। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि दमन को जो है वो उस क्षेत्र को कहा गया जो नया क्षेत्र इन लोगों ने बनाया था। ये असम, बिहार, झारखंड, यूपी वाला जो पार्ट है उस क्षेत्र में पड़ता था। मुख्यतः राजमहल की पहाड़ियाँ, सिंहभूम, भागलपुर बिहार वाला, मिदनापुर, हजारीबाग, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पे ये हुआ था। अब जब ये यहाँ चले गए तो थोड़े टाइम बाद टैक्स लेने के चक्कर में अंग्रेज़ और उनके जो अधिकारी थे वो यहाँ भी आ पहुँचे, पहाड़ी वाले क्षेत्र में भी। अब क्या करें? तो इससे परेशान होकर जो है 30 जून 1955 को एक सभा बुलाई। सॉरी 18 मुख्य नेता था सिद्धू मुख्य नेता थे। इसके अलावा एक सांथू थे और एक भैरव थे और इस टाइप के कुछ, एक चांद नाम के नेता थे। और जो सिद्धू इन्होंने खुद को देवदूत घोषित कर दिया था, देवदूत। और इन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे भेजा है और मुझे जो नेतृत्व करके इन लोगों को विरोध करके इनको यहाँ से भगाना है। आप कहाँ तक आगे आगे चलते जाओगे? विदेशी जितने भी लोग हैं उनको हम बाहर निकाल के रहेंगे। और जब इतना ज़्यादा हुआ तो एक दरोगा थे महेश लाल, वो यहाँ आए। तो लोगों ने, संथाली लोगों ने जो है महेश लाल की हत्या कर डाली और इससे फिर चीज़ें युद्ध बढ़ गए। तो जो अंग्रेज़ और जमींदार लोग थे उनके पास आधुनिक हथियार थे और यहाँ संथाल लोग सिर्फ तीर और धनुषों से लड़ रहे थे। और धीरे धीरे लड़ते लड़ते लगभग 15,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो संथाल लोग मारे गए। और फरवरी 1856 इस तारीख तक जो है विद्रोह समाप्त भी हो गया था। अब चेक करते हैं कि दमन को जो है बिल्कुल कहा जाता था उस क्षेत्र को जो नया क्षेत्र बना था। आदिवासियों ने बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था और विद्रोहियों ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त करने की भी घोषणा करी थी। आदिवासियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे साहब, तीर और धनुष से लड़े थे। आदिवासियों के पास नहीं थे आधुनिक हथियार। और दूध वाले और लोहे का काम करने वालों ने आदिवासियों का विरोध किया था नहीं, इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था, आदिवासियों का साथ दिया था। तो ए, बी और सी जो है वो 3 ऑप्शन सही है, 3 नंबर।
सॉरी, चलते हैं आगे। एक कथन है, गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेष भागवत या वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ। अब तर्क के लिए आप यहाँ पे एक विकोज लगाएं, क्योंकि फायान के कथा अनुसार इस काल में के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। ये भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का ग्रंथ बना। दोनों ही ऑप्शन अपने आप में सही है, लेकिन तर्क सही नहीं है, क्योंकि ये तो है भागवत धर्म की बात कर रहे हैं, जबकि ये जो है बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ सही है, लेकिन जो तर्क है, कारण और तर्क आपस में मेल नहीं खा रहे, तो 2 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। करजन साहब ने इनमें से कौन कौन से जो है एक्ट लेके आए थे, तो स्टार्ट के तीनों एक्ट तीनों ही 1904 के हैं। ठीक है, 1904 में करजन के द्वारा लाए गए थे। कलकत्ता म्यूनसिपल एक्ट आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट। 1 नंबर क्वेश्चन के जो अंदर आया था वो द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 था, और ये इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 है, ध्यान रखना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट जो है ये रिपन साहब के द्वारा लाया गया। क्यों, आपको अगर पता हो कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो लॉर्ड रिपन को कहते हैं 1882 के अंदर। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट बहुत सारे होते रहते हैं, अभी 2013 के अंदर भी इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। तो ये दोनों नहीं है, ए बी सी, यानी कि 1 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है इसका। स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपको चीज़ें बतानी है। पहला ऑप्शन है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1904 में की गई। जी नहीं, 1904 नहीं है, 1905 है, क्योंकि 19 जुलाई 1905 को जो है ये घोषणा करी थी करजन ने कि बंगाल का विभाजन होगा, आप मान के चलो। और उसके बाद में जो है 16 अक्टूबर को 1905 को ही ये बिल्कुल कह दिया कि आज से विभाजन लागू। तो घोषणा 19 जुलाई 5 में हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को ये शोक दिवस मनाया गया, बंगाल में विभाजन लागू हुआ उस दिन। तो उस दिन उपवास रखे गए, वंदे मातरम गीत गाया गया, टैगोर के कहने पे आपस में राखियां पहनाई गई, राखी बंधन दिवस एकता का प्रतीक के रूप में मनाया गया, और विदेशी बहिष्कार किया गया, स्वदेशी अपनाओ के नारे दिए गए। तो पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि 1904 लिखा है। अब यह है कि गणपति और शिवाजी महोत्सव भी इस टाइम पे लागू हुए थे। बिल्कुल, लागू तो पहले ही हो गए थे। 1893 में तिलक ने गणपति महोत्सव चालू करा था, और शिवाजी वाला है 1895 के अंदर शुरू किया था। इस टाइम में बहुत ज़ोर शोर से ये लागू हो गया था। बी ऑप्शन सही है इसका। 1905 में बनारस में हुए सत्र में स्वदेशी के आह्वान को स्वीकार करने से मना नहीं किया था। कांग्रेस तो खुद चाह रही थी कि हम स्वदेशी अपनाएं, तो मना नहीं करा, स्वीकार करा था स्वदेशी के बारे में। ठीक है, तो और इसमें गोखले साहब इस टाइम में अध्यक्ष थे। बहिष्कार की तकनीक, विदेशी वस्तुओं सरकारी वाला ये बहिष्कार है, ये बिल्कुल हुआ था। ये एक्चुअल में जो ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल के अंदर एक बैठक हुई थी, उसमें एस.एन. बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो जो है उन्होंने ही बहिष्कार की प्रस्ताव को पारित किया था। बहिष्कार शब्द सबसे पहले संजीवनी पत्रिका चलती थी, 13 जुलाई 1905 का उसका एक संस्करण आया था, 13 जुलाई 1905 का। उसमें कृष्ण कुमार मित्र, के मित्र, इन्होंने बहिष्कार के बारे में सबसे पहले लिखा था। और जो संजीवनी पत्रिका है वो ब्रह्म समाज की तरफ से चलती थी। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। एक कौन से एरिया में, जैसे कि पूना और बॉम्बे के अंदर नेता कौन थे, तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। लालाजी और अजीत सिंह जो है वो, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये पंजाब और उत्तरी भारत से थे। दिल्ली से सैयद हैदर रजा थे, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई थे। इस तरह से कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन नेता थे वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। मिलाने के हिसाब से क्वेश्चन आता है। पहला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1905 होना चाहिए था, बी सही है। सी के अंदर ये मना नहीं करता, स्वीकार करा था, तो ये फिर गलत हो गया, डी वाला सही है। बी और डी दो ही सही है, 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अफगान राजतंत्र के बारे में आपको सही बताना है, तो देखेंगे बहलोल लोदी जो है उसके विपरीत सिकंदर लोदी जो है, बिल्कुल बहलोल लोदी कालीन बिछा के अपनों में अफ़गान रूल के हिसाब से साथ में बैठता था और समान हैसियत वालों में पहला आदमी खुद को कहता था।
ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि सिकंदर लोदी जो उन्होंने सिंहासन पर बैठना शुरू कर दिया था, कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठता था। दूसरा है वह अभी भी समान हैसियत में प्रथम नहीं, ये नहीं करेगा क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आप समानों में प्रथम हो तो फिर सिंहासन के ऊपर अलग से क्यों बैठते हो सब अमीरों के ऊपर, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। अमीर और आम जनों के समान सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूरदराज क्षेत्रों से राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए थे। जी बिल्कुल बने थे, और एक बड़ी गुप्तचर जो टीम है वो भी उन्होंने रखी प्रभावशाली। तो सी और डी भी सही हो जाएगा, बी इसमें गलत है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। 3। अमृत कुंड का फारसी अनुवाद क्या है, तो होज उल हयात है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये आपको बहुत ध्यान रखना है, आमिर खुसरो से रिलेटेड हर बार आता है। आमिर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 9 सिपेर उन्हीं की है, कश्मीर और हिंदुस्तान की जो है तारीफ़ करी थी अच्छाइयों की, जलवायु के बारे में वगैरह। तो इसमें एक धरती का जो स्वर्ग है इसी को कहा गया, एक लाइन है लिखी गई है, बर्रू जमीयस्त करके कुछ है कि इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है, और हस्त व्यस्त भी है वो इन्हीं की है। आमिर खुसरो के बारे में मैं थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इनका नाम जो है वो अब्दुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था एक्चुअल में। उसके बाद क्या हुआ, जब ये 8 साल के थे तभी इनके फादर एक्सपायर हो गए। इनको पोएम गज़ल वगैरह लिखने और गाने की बहुत अच्छी आदत थी। इसी आदत को इन्होंने इनको बहुत आगे तक पहुँचाया। फिर इनको बाद में जाके एक नाम मिला तूती ए हिंद। तूती ये हिंद, तूती का मतलब होता है पैरट, तोता, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया या वॉइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये निज़ामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे उन्होंने इनको तूती ए हिंद कहा था। इसके अलावा इनको उर्दू साहित्य का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ कवाली भी कहते हैं। और हिंदवी जो भाषा है उसको सबसे पहले उल्लेख जो है आमिर खुसरो ने ही करा था। अब इनका नाम आमिर खुसरो कैसे पड़ा, तो खुसरो तो इनका नाम था, अब्दुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, लेकिन आमिर की जो है उपाधि मिली थी जो जलालुद्दीन खिलजी जो इनको देंगे। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ इनके बारे में कि एक बार जब उनके दरबार में थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, तो सब लोग बैठे थे और एक सेवक आया जलालुद्दीन के पास और बोला कि चित्तौड़ के अंदर और उस दक्षिण भारत के अंदर जो है विद्रोह हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि विद्रोह हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम चलेंगे विद्रोह को समाप्त करने, लेकिन हमारे साथ में एक जो हुदहुद है वो भी चलेगा। हुदहुद एक्चुअल में क्या है, हुदहुद एक पक्षी होता है जो सुरीली आवाज़ निकालता है। तो जलालुद्दीन खिलजी आमिर खुसरो को इस हुदहुद नाम से पुकारते थे और कहता था कि हुदहुद भी हमारे साथ चलेगा। तो आमिर खुसरो अपनी जगह खड़े हुए और बोले कि जी साहब बिल्कुल हुदहुद आपके साथ चलेगा और हर कंडीशन में आपके साथ खड़ा रहेगा, और जितने भी आप युद्ध लड़ेंगे उनकी आंखों देखी चीज़ें मैं ऐसी कैसी बताऊंगा। और इस बिल्कुल निडरता के कारण जब बोले तब उन्होंने कहा नहीं, आप जो है बहुत कीमती चीज़ हैं और आपको जो है अमीर की उपाधि दी जाती है और मनसबदार बनाया जाता है। 1200 तनख्वाह आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है, 1200 तनख्वाह सैलरी इनको दी जाने लगी। और ये इसके अलावा भी और हैं स्टोरियां हैं, जैसे कि इनके जो सिज्जी आमिर हसन सिज्जी जो है इनके दोस्त हैं। सिज्जी जो है राइटर भी थे और इन्होंने ये जो है एक गली थी उसके किनारे नुक्कड़ पे एक दुकान थी, वहाँ पे ये रोटियां बेचा करते थे, गरम गरम रोटियां, और खूब लोग लाइन लगा के ले जाते थे। तो एक बार इस गली से आमिर खुसरो जब गुजर रहे थे, उन्होंने थोड़े ये हंसी मिजाज करने वाले हंसी मजाक करने वाले थे। तो आमिर खुसरो साहब ने कहा कि सिज्जी साहब रोटियां किस भाव देते हो। वापस सिज्जी जो थे इन्होंने भी वापस जवाब दिया कि मैं जो है जो ताकड़ी तुल्ला जो होता है उसके अंदर एक तरफ रोटी रख देता हूँ और जो व्यक्ति आता है वो सोने की मोहरें रखता है दूसरी तरफ। अगर मोहर भारी होता है तो वो रोटी ले जाता है और मोहर हल्की होती है तो रोटी नहीं मिलती है। तो वापस आमिर खुसरो कहते हैं कि अगर कोई गरीब हो तो क्या फिर मैं अपने उनके आशीर्वाद से काम चला लेता हूँ। और फिर इस तरह से करके दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं
इनके बारे में मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा इनके ऊपर। एक बार कहते हैं कि इनके नाना जी हैं बहुत ज़्यादा जो है पान खाते थे। उसी पे बैठे बैठे उन्होंने कुछ लाइनें बनाई और एक पूरे का पूरा वो पद लिख दिया। और मनस्वी जिनको कहते हैं, मनस्वी एक तरह की बुक होती है जिसके अंदर दोहे वगैरह होते हैं, पद्य भाग जो होता है उसको कहते हैं। तो इस पान रिलेटेड इन्होंने लिखा तंबोला जो मनस्वी है वो अमीर खुसरो की है। इसके अलावा एक कवि थे निज़ामी गंजवी, वो बहुत सारे सवाल क्या करते रहते थे दिन भर। तो उन्होंने 5 तरह की जो किताबें सवाल के रूप में इनसे पूछी, तो उसके जवाब में इन्होंने वापस 5 मनस्वियाँ लिखी। तो उसमें एक थी मतला उल अनवार। एक हिसाब से इनकी रचना है, मैं जितने भी बता रहा हूँ, तंबोला मतला उल अनवार। इसके अंदर क्या हुआ, इसका मतलब होता है रोशनी निकालने की जगह। ठीक है, रोशनी निकालने की जगह मतला उल अनवार। इसमें कहते कि जवाब देते देते किसका, जो निज़ामी गंजवी थे उनकी बातों का जवाब देते देते उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी बहुत सारी सूचनाएं दी। ये माना जाता है कि इस टाइम के अंदर जितने भी ये जो राजा हुआ करते थे मध्यकाल के अंदर, वो जब घूमने फिरने जाते थे और वहाँ चलते फिरते किसी पर नज़र पड़ जाती थी तो उसको अपने जो अधीनस्थ अधिकारी थे उनके साथ बुला लिया जाता था, और अगर कोई मना करता था उसको मरवा दिया जाता था। और इस डर से जो है वो आम आदमी अपनी बहन बेटियों बहुओं को बाहर निकलने नहीं देते थे। तो अमीर खुसरो साहब कहते हैं कि अपनी बेटी को कि जो रुई है वो लाकर चरखा चलाया कर, और चरखे से जो है एक बड़ा सा पर्दा बना और उस पर्दे में ही रहना चाहिए। अगर आपको दुनिया में आने जाने वाली चीज़ों की नज़र रखनी है, जो सुई होती है, तो सुई के पीछे जो धागा डालने का जो छेद होता है उस छेद में आप दुनिया देख लो, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। महात्मा गांधी साहब ने जो बताया है कि चरखे का उपयोग वो इसी टाइम भी बता दिया गया, और पर्दे से रिलेटेड बातें हैं वो इस टाइम बहुत सामने आने लग गई थी। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसमें अच्छी अच्छी बताई गई हैं। एक खुसरो व सिरी सवाल था निज़ामी गंजवी का, उसके जवाब में सिरी व खुसरो अपने बड़े बेटे के जवाब के साथ में इनकी एक रचना है जिसका नाम है सिरी व खुसरो। ये भी इनकी एक रचना है। इसके अलावा एक लैला मजनू लिखा था निज़ामी गंजवी की, उसके जवाब में मजनू और लैला लिखा था इन्होंने। अमीर खुसरो की है मजनू और लैला। मजनू और लैला की भी एक अच्छी सी कहानी है। कुछ लोग इसको काल्पनिक बताते हैं, कुछ लोग सही बताते हैं। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ कि मजनू और लैला एक गांव में रहते थे और एक अमीर कबीला था, उस कबीले के अंदर ये लोग रहते थे और पशु चराते थे। धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो लैला के बारे में लोग जो है बहुत कुछ बातें बताते थे कि बहुत सुंदर थी दिखने में। तो ये चीज़ जो मजनू को पसंद नहीं आती थी, तो एक बार मजनू ने अपने माँ बाप को लैला के घर भेजा ये कहलवाने की वो उससे शादी करना चाहता है। तो लैला के पेरेंट्स ने मना करवा दिया। इस बात से ये नाराज़ मजनू जो है वो अपने कपड़े फाड़ कर जंगलों में परेशान भटकने लगा। फिर थोड़े टाइम बाद ये होता है कि लैला की शादी कहीं और हो जाती है और मजनू और ज़्यादा परेशान पागलों के जैसे रहने लगता है। तो लैला भी है अपने जो शौहर है, पति होते हैं, उनसे बिल्कुल खफा रहती है और अपनी ही दुनिया में रहती है। और इसी बात से परेशान एक दिन जो है वो तलाक हो जाता है लैला और उसके पति का। और फिर जब लैला मजनू से नहीं मिल पाती तो कहते हैं कि ये सुसाइड कर लेती है, और इस बात से परेशान मजनू है जो वो घूमता रहता है। ऐसी बहुत सारी आगे की कहानियाँ हैं। और एक है आईन सिकंदरी, सिकंदर की विजयों से रिलेटेड है आईन ए सिकंदरी। ठीक है, आईन सिकंदरी भी अमीर खुसरो की है। और एक हस्त बियस्त, जो ये डी नंबर का ऑप्शन है हस्त बियस्त, ये भी इन पांचों में से एक है। 5 जवाब लिखे थे। खम्स का मतलब भी 5 होता है। खम्स वर्ड जो है खम्स, इसका मतलब होता है 5। तो जो मैंने 5 नाम बोले हैं तंबोला के अलावा बाद वाले नाम, एक है मतला उल अनवार,
जिसका मतलब होता है रोशनी निकालने की जगह। फिर है सीरी व खुसरो, मजनू व लैला, आयन सिकंदरी और हस्त व्यस्त। इन पांचों को एक साथ खमसाए खुसरो कहते हैं, ठीक है, और पंचगज भी कहते हैं। तो ये चीज़ें लिखी थी। और जो हस्त व्यस्त है, ये हस्त व्यस्त ये फ़ारसी भाषा में है, और इसके अंदर भी एक अच्छी सी प्रेम कथा है कि ईरान का एक चोर होता है बहराम, ये चोर था, और एक सुंदर राजकुमारी होती है जो चीन की होती है, और कैसे इनके बीच में जो है प्रेम हो जाता है, चोर भागता हुआ जाता है, देखता है वगैरह, स्टोरी है अच्छी सी। तो ये बात है, ठीक है। और जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इनके दरबार में जब रहता है आमिर खुसरो जो है, इनके गुरु ओलिया जी, जब ओलिया का निधन हो जाता है तो एक लाइनें हैं जो खूब चलती है कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो गर आपने रेन बई चौदेस। ये लाइनें आमिर खुसरो की है। और कहते हैं कि 1325 के अंदर जब ओलिया जी चले गए, उसके थोड़े टाइम बाद आमिर खुसरो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इनकी जो मैन किताबें हैं उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। एक है किरान उस सादेन, दो शुभ सितारों का मिलन। किरान उस सादेन, दो शुभ सितारों का मिलन। दो सितारों के रूप में एक बुगरा और एक केकुबाद। बुगरा एक्चुअली में बलबन का बेटा था, और उस बुगरा का बेटा जो है वो केकुबाद था। क्या होता है कि बलबन का सबसे बड़ा बेटा था मुहम्मद, उन्होंने सबसे पहले संरक्षण दिया था आमिर खुसरो को, और मंगोलों से लड़ाई करते हुए ये मारा जाता है। इस बात से परेशान रहते हुए बलबन जो है वो बीमार हो जाता है, और एक दिन वो बुगरा खां को बुलाता है। बुगरा खां एक्चुअल में बंगाल का जो है शासक होता है, और उसको कहता है कि आप दिल्ली सल्तनत संभालो। लेकिन बुगरा खां मस्त मौला होता है, और वो मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए दिल्ली, आप ही रखो। फिर अब क्या करें, तो बुगरा खां का एक 17 साल का बेटा था केकुबाद को फिर राजा बनाया जाता है। केकुबाद छोटी उम्र में राजा बन जाता है, तो फिर वो थोड़ा अय्यास टाइप हो जाता है, और इसी कारण जब ये बलबन मर जाता है और ये अय्यास हो जाता है, तो केकुबाद इसको सबक सिखाने के लिए यहाँ आता है। तो केकुबाद को सबक सिखाने के लिए बुगरा खां आता। तो बुगरा खां और केकुबाद दोनों के बीच में संधि करवाता है, सुलह करवाता है। कौन? आमिर खुसरो। उसी के ऊपर ही किरान उस सादें लिखी गई है, और ये इनकी ग्रंथ के रूप में जो पहली रचना थी वो यही है, जो 1288-89 के अंदर लिखी गई थी, किरान उस सादेन। इसके जस्ट बाद दूसरी जो इनकी बुक है वो है मिफ्ताउल फुतू। ये जो बुक है ये मलिक सज्जू का विद्रोह जो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में, उससे रिलेटेड है। कैसे वो विद्रोह हुआ, कैसे उसका दमन किया, रणथंभौर की चढ़ाई और जितनी भी दूसरी विजयें थी, सैनिक अभियान थे जलालुद्दीन खिलजी, उनसे रिलेटेड ये मिफ्ताउल फुतू के अंदर इन्होंने डिटेल बताई है। दूसरे नंबर की इनकी बड़ा ग्रंथ था। तीसरे नंबर का इनका ग्रंथ था गुर्रत उल कलाम। इनकी सबसे जो मेन जो बुक है वो खजाइन उल फुतू है। खजाइन उल फुतू के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती 15 साल है उनके बारे में लिखा गया है, जिसमें जितने भी उनकी जो युद्ध हैं, जिसमें मेन रणथंभौर वाला है, उनके बारे में पूरी की जानकारी जो हमें वह है खजाइन उल फुतू में मिलती है। ये इसका हिंदी वर्जन नाम है फतहों का खजाना, और इनको तारीख़ अलाई भी कहते हैं। यही बुक है जिसका नाम तारीख़ अलाई भी है। देवगिरी, गुजरात, दिल्ली, मालवा, जितने भी जो युद्ध हुए उनके बारे में इसमें है। एक इनकी बहुत फेमस बुक है आसिका जो है देवल रानी और खिजर खां। देवल रानी जो है वो गुजरात का एक राजा था, राजकरण, उनकी बेटी थी, और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है खिजर खां। उनकी जो प्रेम कहानी है वो है आसिका। और आसिका के अंदर ही ये बताते हैं कि उन मंगोल जो है उन्होंने एक बार अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया था, और जब उनको पता चलता था ये तो
किताबों में उलझा रहने वाला है, सैनिक वगैरह के रूप में काम नहीं आएगा, तब इसको छोड़ दिया गया। ये जो स्टोरी है वासिका के अंदर ही बताई है। एक नो सिपेर है, जो ये 3 नंबर की बुक है नो सिपेर। इसमें कश्मीर और भारत का जो है वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। और इसके अलावा जो है भारत की जलवायु और मुबारक सा जो खिलजी है उसके टाइम में भवन, विजय, जलवायु, सब्जी, फल, भाषा, दर्शन, जीवन, जितनी भी सामाजिक चीज़ें हैं वो सारी इसमें बताई गई नो सिपेर में। एक बकिया नकिया भी इन्हीं की है। एक तुगलकनामा भी है। तुगलकनामा एक्चुअल में इनकी लास्ट जो है ऐतिहासिक मनस्वी लास्ट बुक है वो तुगलकनामा है। तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक और अमीर खुसवर शाह है, उनके बीच में जो धर्म को लेके संघर्ष हुआ था उससे रिलेटेड इसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। और अमीर खुसरो के बारे में एक चीज़ और है कि 3 वंश के कुल 11 राजाओं के दरबार में इन्होंने सेवा दी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन पेपर शुरू करते हैं आगे। इसका आंसर आपका बी है, 2 नंबर। अगला है, ये देखें कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 16 महाजनपद और उनकी सीधी सीधी राजधानियाँ। अगर इसमें देखें अस्मक पहले नंबर पे है, अस्मक, चेदी, पांचाल और सूरसेन। तो सारा अगर याद नहीं भी हो तो देखिए सूरसेन की मथुरा है। तो 4 के अंदर आप चेक करें कि 2 किस किस में आ रहे हैं, इसमें और इसमें। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर 2 और 3 में से कोई एक है। अब देखें सी में 1 है दोनों में, तो पांचाल का काम पे लिए अपन ये कर देते हैं। फिर चलते हैं बी और ए में से आपको अलग करना है। तो मैं आपको बताऊं कि अस्मक की तो पोटन है और चेदी की शक्तिमती है, यानी कि 3, 4 और 1, 2। इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3 नंबर आंसर है। ये 16 जो महाजनपद हैं उनकी राजधानी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये कुछ संस्कृतियों के बारे में आपको बताना है। कौन सी संस्कृति है, कहाँ से संबंधित है। सबसे पहले है जोरवे। जोरवे मैं आपको बताऊं जोरवे के बारे में, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2 नंबर इसका हो जाएगा। ये 1400 से लगा के 700 ईस्वी के बीच तक ये इसका टाइम पीरियड चला था। कायथा जो है एमपी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश, और इसका टाइम पीरियड है 2000 से 1800 के बीच में। 2000 बीसी से लेके 1800 बीसी के बीच में है। 2000 से 18 कायथा एमपी में है। ओजियाना राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा, उससे रिलेटेड है ओजियाना। और ओजियाना की जो है वो खोज करी थी वीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। और इनका टाइम पीरियड इसका जो है वो उत्खनन 2000 बीसी में हुआ था। ओजियाना का उत्खनन 2000 बीसी में हुआ था, जब इसका टाइम पीरियड 2000 से 1500 बीसी के बीच में है। रोजदी गुजरात में है। और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो में सुन के इसको लिख लेना कि जो बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता वो कोठारी नदी भीलवाड़ा के किनारे है। ओजियाना भी कोठारी नदी के किनारे ही है। तो भीलवाड़ा की एक और है बागोर सभ्यता। और वीएन मिश्र जो है उन्होंने इनकी खोज करी थी। और 14 प्रकार की जो कृषि उगाने की प्रमाण जो मिले अलग अलग, वो बागोर से मिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा है। चलो चलते हैं आगे। ये टाइम पीरियड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसका लेखक किसी को नहीं पता कौन है, अज्ञात लेखक माना जाता है। और इसका टाइम पीरियड 80 बीसी से लगा के 150 बीसी के बीच में माना जाता है। ठीक है, सीयूकी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हर्ष के काल में ये लिखी गई हैं। और 629 के अंदर फैनसांग इंडिया आया था और लगभग 15 साल तक ये भारत में रहा था हर्षवर्धन के काल में। तो 600 अब 40 मान लें, 640 के आसपास मान लेते हैं इसको लिखा होगा। तो हर्ष के काल के टाइम पे ये है। मणिमेखले बहुत ही अच्छी बुक है, जो संगम काल है, तीसरी मतलब कि 300 बीसी से 300 एडी के बीच में ये संगम काल चलता है। तो एक बुक लिखी गई थी शिल्पदिकारम, यानी कि नूपुर की कहानी, वो इलांगो आदिकल की बुक थी। और उसके अंदर कोवलन और कणगी की स्टोरी के बारे में बताते हैं। और कोवलन जो है वो एक नगरवधु होती है, माधवी, उसके प्रेम में पड़ जाता है। और एक पायल जो होती है वो राजा के से रिलेटेड वो पूरी एक कहानी है, वो
अगले जब संगम काल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उसका सेकंड पार्ट जो है वो ये मणिमेखले था, और 200 AD के आसपास ये माना जाता है इसको लिखा गया है। और इसके अंदर जो माधवी और कोवलन है उनकी बेटी है, उसका नाम ये मणिमेखले था। और एक राजकुमार होता है उदय कुमार, वो इनसे प्रेम करना शुरू कर देता है, लेकिन ये उसको इग्नोर करती है और बौद्ध साध्वी बन जाती है ये। इस टाइप की चीज़ है इसके अंदर। और चौथा है सुत्त निपात। सुत्त निपात 483 के अंदर लिखा गया है। एक्चुअल में क्या है, सुत्त निपात के अंदर जो है वो जो ये अशोक का बाबरू लेख है उसका भी वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के अंदर जो सुत्त पिटक लिखा गया है, सुत्त पिटक, 3 पिटक आपको पता होगा। तो सुत्त का मतलब होता है धर्मोपदेश और पिटक का मतलब होता है टोकरी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश और विचार जिसमें लिखे गए वो सुत्त पिटक था। पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो थी 483 BC के अंदर। और इसके अंदर जो पार्ट है सुत्त पिटक में 5 पार्ट थे जिनको निकाय के रूप में बांटा गया। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय का एक पार्ट है वो है सुत्त निपात, ठीक है। खुद्दक निकाय के अंदर बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, और ऐसा माना जाता है कि 5, 4, 7 इतनी अलग अलग कथाएं हैं। कुछ बुक इसको 549 और 550 भी बताते हैं, लेकिन UGC जो है नेट उसके अंदर 543-7 माना गया है। तो सुत्त निपात जो है इस टाइम का है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है हमारा, 1 DACB 1 इसका उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर। चलते हैं आगे। रापटाक अभिलेख के बारे में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कनिष्क का जो है ये रापटाक अभिलेख है, 1993 के अंदर ये मिला था। एक्चुअल में जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर एक काफिर का किला है, वहाँ पर ये मिली है रापटाक अभिलेख। रापटाक के बारे में और चीज़ें हैं कि जो ये यूनानी और बैक्ट्रियन भाषा से रिलेटेड दोनों ही हैं, और इसमें आर्य वाली जो भाषा है वो उसको फॉलो किया गया है, बैक्ट्रिया वाली। और कनिष्क को इसके अंदर है सम्राटों का सम्राट कहा गया है। सम्राटों का सम्राट किसको कहा गया है, कनिष्क को, सम्राटों का सम्राट। और देवपुत्र भी कहा गया है, जो कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है। और इनका जो 78 AD वाला है शक संवत वो इनके द्वारा चलाने का। इसमें यह नहीं लिखा गया कि वो कब है, लेकिन ये जरूर लिखा गया कि जब कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था उन्होंने एक नया संवत चलाया, ये लिखा हुआ है। और इन दोनों के बारे में भी लिखा गया है। एक मेन चीज़ जब अपन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो कुषाण शासक थे उन्होंने मंदिरों के अंदर राजाओं की मूर्तियाँ भी स्थापित करवाई थी, उसके बारे में रापटाक जो ये अभिलेख है इसमें बिल्कुल लिखा गया है, ठीक। अफ़गानिस्तान से ये मिला है, और कुषाण वंशावली सबसे पहले यहीं मिलती है पूरी की पूरी। और इसके बारे में एक चीज़ ये है कि एक सफ़र नाम का अधिकारी था, सफ़र। इस अधिकारी को आदेश दिया गया था कि आप एक देवकुल बनाओ। देवकुल का मतलब मंदिर, ठीक है। तो इन्होंने मंदिर बनाए और इस देवकुल बनाए, और इसके अंदर जो है ये कुजुल कड़फीसस, विम कड़फीसस और सदाकसना वगैरह ये राजाओं की जो है मूर्तियाँ स्थापित करवाई गई हैं। ये पूरा इसमें लिखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि भारत में जो पहले सोने के सिक्के हैं वो विम कड़फीसस ने ही चलाए थे। और ये जो अभिलेख है वो 23 लाइनों वाला एक अभिलेख है। और इसका जो अनुवाद है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका अनुवाद किसने किया था, तो एक निकोलस विलियम है, निकोलस विलियम प्लस जो क्रीव, ये 2 लोग हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया था। चलते हैं आगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब है कि किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों के विवरण को जगह मिली है। एक जगह मध्यकाल में जितने भी भक्त हैं उनकी जो है वो एक जगह विवरण मिलता है, किस में, तो ये भक्तमाल में है। भक्तमाल क्या है, एक नाभा दास जी, नाभा, ये नाभा दास जी है, उनके द्वारा लिखा गया है ब्रज भाषा में। फिर है वैष्णव तपजीय भास्कर, ये किसने लिखी है, तो ये स्वामी रामानंद जी। रामानंद जी जो है वो कबीरदास जी के जो गुरु थे, पीपा जी, दन्ना जी, कबीरदास जी, इनके जो गुरु थे रामानंद जी।
उन्होंने जो है इनको लिखा है, भास्कर वाली को, वैष्णवजनी भास्कर। और 252 वैष्णव वार्ता जो है ये रामदास जी ने लिखी है, रामदास जी ने लिखी है 252 वाली। और ये 84 वैष्णव वार्ता जो है ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। और गोकुलनाथ जी, गोस्वामी गोकुलनाथ जी जो है, गोकुलनाथ जी, ठीक है, गोकुलनाथ जी जो है उन्होंने ये लिखी है। और ये वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। जो वल्लभ संप्रदाय एक्चुअल में वल्लभाचार्य का है, पुष्टि मार्गी कहते हैं। और उनके जो बेटे थे विठलनाथ जी, उनके साथ में ये गोकुलनाथ जी जो है उन्होंने ये लिखा है 84 वाला। तो इसका आंसर बख्तमाल हो जाएगा। चलते हैं आगे। किस प्राचीन तमिल लेख में नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख मिलता है? यानी कि ये जो मामूल नार है, ये लेखक हैं तमिल के। इन्होंने कहा कि जो नंद शासक है वो बहुत सारी धन संपत्ति जो है एकत्रित करके रखते हैं। अब कम्बंद जो है, इन्होंने कम्ब रामायण लिखी है और इनकी उपाधि है कवि चक्रवर्ती, ठीक है। चोल राजा जो कुलोत्तुंग थर्ड, उनके दरबारी कवि थे कम्बन। बात करें मधुर कवि की, तो जो आलवार संत है 12 उनमें से एक ये भी थे। इनकी जो बुक है वो थी कनीनन सिरु थाम्ब, ठीक है, कनीनन सिरु थाम्बू, ये एक बुक है मधुर कवि की। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। कुलशेखर की बात करें तो ये भी एक आलवार संत थे और दक्षिण भारत के आलवार संत थे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो मामूलनार, 4 इसका आंसर हो जाएगा, 4। चलते हैं आगे। खरोष्टी लिपि में लिखित धम्म पद की पांडुलिपि कहाँ से मिलती है? तो खोतान से मिलती है। खोतान कासगर जो है ये सिंजियांग प्रांत पड़ता है चाइना के अंदर, वहाँ पड़ता है। और वो जो कूची है ये अफ़गानिस्तान की एक जगह है। यानी कि 1, 2 और 4 जो ये तीनों जगह चाइना के अंदर है, सिंजियांग में, भारत के जस्ट ऊपर पड़ती है। और जो कूची है वो अफ़गानिस्तान में है। खोतान को होतान भी कहते हैं। और ये खोतान है, ये जो कुषाण शासकों का जो रेशम मार्ग था उस मार्ग पर पड़ता है। और इस खोतान से ही कुषाण शासकों के टाइम का एक जो है कांसे का सिक्का मिला है, ठीक है। कुन-लुन एक पर्वत है, कुन-लुन पर्वत, उसके जस्ट उत्तर की दिशा में खोतान पड़ता है। खोतान एक ही बात है। और कासगर जो है, उस कासगर को नखलिस्तान कहा जाता है। नखलिस्तान यानी कि चारों तरफ जो मिट्टी होती है उसके बीच में आप हरियाली ऐसे बना के और किसी नगर की स्थापना करते हैं तो वो नखलिस्तान होता है। माने कि आपके द्वारा बनाया गया, जैसे सऊदी अरब वगैरह में खूब है, वैसा ही है कि कासगर भी है। ये चित्रकला की तकनीक है और उसका मतलब आपको बताना है। एक्चुअली मुग़ल काल के अंदर ये चलते थे। खत का मतलब होता है हाशिया। हाशिया का मतलब होता है कोई, जैसे ये फ़ोटो है और ये फ़ोटो का जो बॉर्डर है इसमें आप ये डिज़ाइन वगैरह जो करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाशिया। ये खत वाली जो चित्रकला उस तकनीक की बिल्कुल विशेषता है। फिर 2 नंबर पे तरह का रेखांकन, रेखा चित्र या आरेख की बात करते हैं। तो जैसे ये खाली फ़ोटो है उसके अंदर कुछ पहले ही रेखाएं बना दी जाती है और उसके हिसाब से फ़ोटो बनाया जाता है, तो उसको रेखा चित्र मतलब माप तोल के जिसका बनाया जाता है। रंगामेजी या रंग मिश्रण वाली है, बिल्कुल रंग गिरा दिया जाता है और उस रंगों के मिश्रण से कोई चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, वो रंगा वाले होते हैं। शम्स अलंकरण वाला चित्र जो ये नाम से पता चलता है, जिसका शीर्षक में अलंकरण वगैरह दिया जाता है, वो। चलते हैं आगे। कौन सा कथन सही है बताना है। साम्राज्यीय एवं प्रांतीय विधान परिषदें 1892 तक पूर्णतः मनोनीत निकाय हुआ करती थी। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 1892 तक जो है पूरी मनोनीत होती थी। और जब ये 1892 का अधिनियम आया था उसकी सबसे पहली विशेषता ये थी कि यहाँ पर जो है इलेक्शन शुरू कर रहे थे। 5 जगह से गैर सरकारी जो सदस्य है वो चुने जाते थे इस टाइम में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा।
बात करते हैं 2 नंबर की। 1892 में इंडिया काउंसिल एक्ट से पूर्व विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने के संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान थी, तो बिल्कुल नहीं थी, पहले नहीं थी। इसी एक्ट के अंदर आपको बजट पर सवाल पूछ सकते थे, लेकिन बजट की हर एक जो आइटम होता है मद, उस पर नहीं पूछ सकते थे। और प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, लेकिन एक पूरक प्रश्न जो है वो अभी तक इसका अधिकार नहीं दिया था। ना ही मतदान कर सकते थे, पूरक नहीं, और इसका जो प्रश्न पूछ तो सकते थे, लेकिन इसका जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं था। तो ये इससे पहले नहीं, इसी एक्ट की बात है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा 2 नंबर। इल्बर्ट बिल विवाद पर मचा तूफान श्वेत नक्सलवाद की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी। हाँ, बिल्कुल थी। यद्यपि यह कोई एकाकी मामला नहीं था, नहीं ऐसा मामला एकाकी नहीं था, इससे पहले भी हो रखे थे। यानी श्वेत नस्लवाद का मतलब होता है कि जो गोरे लोग थे उनका एकत्रित होकर भारतीयों के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था। थोड़ा बहुत मैं इल्बर्ट बिल के बारे में बताता हूँ कि इल्बर्ट बिल विवाद एक्चुअल में जो इल्बर्ट है, इल्बर्ट वो भारत सरकार का एक विधि सदस्य हुआ करता था। 1884 के अंदर ही आया था, रिपन के टाइम में। और इसमें अंदर ये कहा कि जो फौजदारी मामले होते हैं, लड़ाई झगड़ों वाले, उसमें भारतीय न्यायाधीशों को जो है वो बिल्कुल यूरोपीय न्यायाधीशों को बराबर सुनवाई करने का अधिकार दे दिया। इस बात को लेके ब्रिटिश न्यायाधीशों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो फिर यहाँ पे एक ज्यूरी की व्यवस्था की गई कि ज्यूरी के अंदर जितने भी न्यायाधीश होंगे उनमें से 50% यूरोपीय कंपल्सरी कर दिए गए। फिर भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और फिर लास्ट में इल्बर्ट बिल विवाद जो है, इल्बर्ट बिल को जो पूरा हटाना पड़ा था। तो ये इल्बर्ट के बारे में ये बिल्कुल सही है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की बात करता है, तो नहीं साहब, 1909 तक तो द्वैत शासन था ही नहीं। 1909 में हुआ था और 1935 में जो है केंद्र में चला गया था, लेकिन जो लागू है 1937 में हुआ था। इसलिए 1919 से 1937 तक जो है वो रहेगा, 1909 नहीं है। या 1919 होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, मैंने बता दिए हैं 25 सवाल। बाकी मैं इस वीडियो का जो रेस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से आगे के क्वेश्चन डालूँगा। अगर किसी को सुधार है चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे थोड़े बहुत जो देखने वाले लोग हैं वो प्लीज़ बढ़ाएं। बाकी आपकी इच्छा है, मैं नहीं भी डालूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, और डालूँगा तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता है कि मैं कितनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और मैं इससे ज़्यादा भी बता सकता हूँ अगर आप सुनने के लिए तैयार हों तो। ठीक है, बाकी अपन देखते हैं आगे क्या होता है, देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।